सोनापुर गांव में नेहा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता सभी बहुत ही दयालु थे। वो हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे। नेहा ने बचपन से देखा और यही आदत उसकी भी रही। वो कभी किसी की मदद से इनकार नहीं करते थे। नेहा की शादी राकेश नाम के युवक से हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है, परंतु मदद करने की आदत उसकी यहां भी रहती है। पड़ोस में किसी के भी कुछ मांगने पर वो कभी इनकार नहीं करती। हाँ बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा सा दूध होगा? मेरे बच्चे को स्कूल जाना है। आज हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे दूध दे दोगी? हाँ, क्यों नहीं बहन। ये कहते हुए नेहा घर की तरफ जाती है। एक बड़ा गिलास भरकर दूध ले आती है। उसका पति नेहा की आदत से गुस्सा हो जाता है और नेहा से कहता है, अरे नेहा, ये क्या तुम सभी की मदद करती रहती हो? हम कौन सा बहुत अमीर लोग हैं जो तुम यूं सामान बांटती फिरती हो? नेहा अपने पति की बात पर चुप हो जाती है। अगले दिन उसके पड़ोस की काकी उसके घर आती है। नेहा बिटिया, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकती हो? दवा लेने जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ काकी, मेरे पास 100 रुपए रखे हैं। ये कहते हुए नेहा 100 रुपए लाकर काकी के हाथ में रख देती है। काकी धन्यवाद करती हुई निकल जाती है। शाम को नेहा का पति नेहा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हैं? इस पर नेहा बता देती है कि उसने 100 रुपए पड़ोस वाली काकी को दे दिए क्योंकि उन्हें दवा लेने जाना था। इस पर राकेश भड़क जाता है और नेहा को कहने लगता है, नेहा, तुम्हें कब समझ आएगी? अभी मुझे पैसे चाहिए थे। तुमने यदि काकी को ना दिए होते तो वो मेरे काम आ जाते। ये बड़बड़ाते हुए राकेश वहां से बाहर निकल जाता है। इस घटना के बाद नेहा सबकी मदद तो करती है, परंतु अपने पति के सामने नहीं। आस पड़ोस के सभी लोग नेहा को बहुत प्यार करते हैं। उसकी मदद करने की आदत से बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। एक दिन जोरों से बारिश हो रही थी। उस दिन राकेश को कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिला, तो वो खाली हाथ घर वापस आ गया और घर आकर बोला, नेहा, आज तो बारिश की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या घर में खाने को कुछ है? जी मैं अभी चावल दाल बना देती हूँ। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार बारिश की वजह से राकेश को मजदूरी का कोई काम नहीं मिलता। राकेश बहुत परेशान हो जाता है। यदि बारिश इसी तरह होती रही तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब तो एक ही दिन का राशन बचा है। इसी तरह अगला दिन भी बीत जाता है और उनके घर खाने का सभी सामान समाप्त हो जाता है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। बारिश रुके तो राकेश को मजदूरी का काम मिले। इसी चिंता में राकेश दुखी हो जाता है। नेहा पड़ोस की राधा से मदद मांगने जाती है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पकाने के लिए दे दोगी? राधा तुरंत अंदर से दाल चावल ले आती है। वो नेहा को देते हुए कहती है, बहन, यदि और चाहिए हो तो ले जाना। तुमने हम सबकी कितनी मदद करी है, आज हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे? नेहा राधा का धन्यवाद देते हुए दाल चावल लेकर घर को आ जाती है। नेहा वो दाल और चावल बनाकर दोनों बर्तनों में रखती है और अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। जैसे वो बनाकर रखती है तभी बाहर से आवाज आती है, इस बुढ़िया को भी कोई खाना खिला दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये आवाज सुनते ही दरवाजा खोलकर वो बाहर की तरफ देखती है तो एक बूढ़ी औरत उसके द्वार पर बैठी है। नेहा उससे पूछती है, अम्मा, क्या आपको खाना चाहिए? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला दोगी? ये सुनते ही नेहा घर के अंदर जाती है। वो उसी थोड़े से खाने में से एक प्लेट में खाना डालकर अम्मा के लिए ले आती है। अम्मा खाना खाने लगती है और खाती ही जाती है। वो नेहा से और खाना मांगती है। ये सुनकर नेहा सोच में पड़ जाती है कि अब तो मेरे पास थोड़ा सा ही खाना है जो मेरे पति के लिए रखा है, पर मैं क्या करूं? इस बूढ़ी अम्मा को भी तो भूखा नहीं भेज सकती। ये सोचते सोचते वो और खाना डालकर ले आती है और अम्मा को दे देती है। अम्मा खाना खाने के बाद नेहा का शुक्रिया अदा करती है। तभी अंदर राकेश खाने के खाली बर्तन देखकर गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि नेहा ने सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। वो गुस्से में पतीला उठाकर चूल्हे पर मार देता है और चूल्हा टूट जाता है। ये सब घटना बूढ़ी अम्मा देख लेती है।
नेहा की आंखों में आंसू देखकर अम्मा नेहा से कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ थोड़ी सी मिट्टी और पानी लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक नया चूल्हा बनाकर देती हूँ। देखते ही देखते अम्मा मिनटों में एक सुंदर सा चूल्हा तैयार कर देती है। वो नेहा को देते हुए कहती है, बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया चूल्हा तैयार कर दिया है। तुम जब भी इस पर खाना बनाओगी तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे पास यदि खाने को कोई भी हो तो तुम इस चूल्हे पर केवल उस खाने का नाम लेकर बर्तन रख देना। खाने की वस्तु मिनटों में तैयार हो जाएगी। तुम्हें अब खाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहते कहते बूढ़ी अम्मा पल भर में आंखों से ओझल हो जाती है। नेहा चूल्हा लेकर अंदर आती है। सारा खाना तो उस भिखारिन को खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? हम भी तो सुबह से भूखे बैठे थे। तुम्हें मेरा और अपना ख्याल नहीं आया जो तुमने सारा खाना उसे खिला दिया। ये कहते हुए राकेश अंदर कमरे की ओर चला जाता है। नेहा अम्मा के दिए चूल्हे पर एक पतीली चढ़ाती है और कहती है, आज तो मुझे पूरी बनानी थी। ये क्या, मिनटों में उस चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है और बर्तन में पूरी आ जाती है। ये दृश्य देखकर नेहा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरी रखने के बाद नेहा बर्तन चढ़ाकर कहती है कि आज तो मेरा हलवा खाने का मन है। बस मिनटों में हलवा तैयार हो जाता है। वो थाल में हलवा पूरी सजाकर अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। उसका पति ये दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये पूरी हलवा कहां से आया? अभी 5 मिनट पहले तो खाने को एक दाना भी नहीं था, और अब ये इतनी हलवा पूरी ये कहां से लाई हो? नेहा उसे अम्मा की कही सारी बात और जादुई चूल्हे के बारे में बताती है। उस चूल्हे को देखकर नेहा और राकेश बहुत खुश होते हैं। अब तो नेहा लोगों को भी तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर देने लगती है। उसे खाना खिलाने में बहुत संतुष्टि मिलती है। इस तरह उसके घर में अब खाने की कभी कमी नहीं रहती, बल्कि वो अपने द्वार पर आए किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं भेजती, बल्कि उसे भर पेट भोजन कराती। सरिता की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी जब उसकी शादी शैलेश से हुई। सरिता के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उसकी शादी में ज्यादा कुछ दहेज में नहीं दे सके। सरिता की सास हमेशा इस बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन सरिता की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसकी आंख देर से खुली तो उसकी सास गुस्से से बोली, ये देखो, पूरा घर नाश्ते के इंतजार में बैठा है और महारानी को सोने से ही फुर्सत नहीं। माँ जी, वो मेरी तबीयत कुछ। हाँ, काम करने के लिए तो तू बीमार ही रहेगी। कान खोलकर सुन, ये बहाने यहां नहीं चलेंगे। तेरे निठल्ले माँ बाप ने हीरे जवाहरात नहीं भेजे तेरे साथ, जो यहाँ मेम साहब बनकर बैठी रहती है। 5 मिनट के अंदर सबको नाश्ता मिल जाना चाहिए, समझी? ये कोई नई बात नहीं थी। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि सरिता का पति शैलेश भी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। बात बात पर वो सरिता पर हाथ उठा देता था। सरिता पूरा दिन घर के काम करती, उसका हाल पूछने वाला वहां कोई नहीं था। सरिता बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। माँ दुर्गा की भक्ति में ही उसे सुकून मिलता था और उसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती थी। शैलेश और सरिता की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी सरिता की गोद सूनी ही थी। इसे लेकर भी उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। हे भगवान, मुझे उठा ही ले। इस मनहूस की शक्ल और नहीं देखी जाती मुझसे। कंगालों का खानदान था इसका, फिर भी इस पे तरस खाके अपनी घर की बहू बनाए से। अपने पोते को गोद में खिलाने की इच्छा थी, मगर लगता है वो भी इसके रहते पूरी न होगी। मनहूस तो थी ही, अब लगता है बांझ भी है। हे भगवान। सरिता को उसकी सास की बातों ने बुरी तरह तोड़ दिया। वो रोती हुई माँ दुर्गा की मूर्ति के पास गई और बोली, माँ, अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मेरी सुनी गोद भर दो माँ। शायद मेरी औलाद ही मुझे समझे, मुझसे प्यार करे। सरिता माँ दुर्गा के सामने बहुत रोती है। वो नवरात्र के निर्जल व्रत रखती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसकी इच्छा पूरी होती है। सरिता माँ बनने वाली थी। वो अब बहुत खुश थी। सरिता को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसका वहम ही था। सरिता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसने जैसे ही अपनी बेटी को अपनी सास की गोद में देने की कोशिश की तो कांता ने उसे दूर झटक दिया और गुस्से से बोली, अपने जैसी एक और मनहूस ले आई। मैं ही पागल थी जो तुझसे उम्मीद लगा बैठी।
मुझे पोता चाहिए था, पोता, तेरे जैसी एक और बोझ नहीं। शैलेश बेटा, चल यहां से। सरिता फिर उदास हो जाती है। वो अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखती है तो उसे अच्छा लगता है। उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन कांता और शैलेश की नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन कांता ने शैलेश से कहा, शैलेश बेटा, तू चिंता मत कर, एक रास्ता है मेरे पास जिससे इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये ले, इस बोतल में तेजाब है, जाकर उड़ेल दे दोनों पर। कह देंगे लोगों से कि हादसा हो गया। सरिता उस वक्त घर का आंगन साफ कर रही थी और उसकी बच्ची पास में ही सो रही थी। शैलेश अपनी मां की बात मानकर तेजाब की बोतल लेकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। तभी सरिता की नजर उस पर पड़ी। शैलेश के हाथों में तेजाब की बोतल देखकर वो डर गई। शैलेश ने जैसे ही बोतल खोली, सरिता ने तुरंत अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। तेजाब की एक बूंद भी उसकी बच्ची को छू नहीं सकी, लेकिन सरिता के हाथों और चेहरे पर कई जगह तेजाब गिर गया। उसका चेहरा जल रहा था। बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने एक पल को भी अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं किया। वो दर्द से चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। उसे किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना था। काफी दूर पहुंचने के बाद उसे मां दुर्गा का एक मंदिर दिखाई दिया। वो अपनी बच्ची को लेकर मां के मंदिर में चली गई। मंदिर के पुजारी ने सरिता की हालत देखी तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। पुजारी जी की पत्नी शांति ने सरिता की बच्ची को संभाला। डॉक्टर ने सरिता की जांच करने के बाद पुजारी जी से कहा, देखिए, इनका चेहरा और हाथ कई जगहों पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। जान तो बच जाएगी, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पुजारी जी और उनकी पत्नी को सरिता के लिए बहुत दुख होता है। सरिता उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। पुजारी जी सरिता को अपनी बेटी मान लेते हैं। वो उसे और उसकी बच्ची को आसरा देते हैं। सरिता का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वो खुद को आईने में देखकर बहुत रोती है। तब पुजारी जी की पत्नी शांति उसे समझाती है, रो मत बेटी, बुरा वक्त बीत गया। माना कि तेरी काया खराब हुई है, पर तेरा मन और अपनी बच्ची के लिए तेरी ममता तो पहले जैसी ही है ना। तुझे हौसला रखना होगा बेटी, अपनी बच्ची के लिए। सरिता को शांति की बात समझ आ जाती है। वो अपनी बच्ची का नाम ऋचा रखती है और अब उसके जीवन का मकसद ऋचा को एक अच्छी जिंदगी देना ही था। वो मां दुर्गा के मंदिर में ही रहने लगी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाने लगी। वक्त बीतता गया और ऋचा स्कूल जाने लगी। एक दिन ऋचा के साथ उसकी कुछ दोस्त उसके घर आईं, लेकिन उन्होंने जैसे ही सरिता का चेहरा देखा वो सब डर गई। ऋचा की दोस्त कविता गुस्से से बोली, ये कौन है? कितना डरावना चेहरा है इनका। ऋचा, तू हमें डराने के लिए अपने घर लाई है? नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी है, तुम इनसे डरो मत। हे भगवान, कितनी डरावनी मम्मी है तेरी। तू कैसे रह लेती है इनके साथ? अब हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे। चलो सब चलो यहां से, मेरे घर जाकर खेलते हैं। ऋचा की सभी दोस्त वहां से चली जाती हैं। ये देखकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर सरिता उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, उदास मत हो बेटा, मैं जब काम पर चली जाऊं तब बुला लेना अपने दोस्तों को। नहीं, अब वो लोग कभी मेरे घर खेलने नहीं आएंगी। आपका बदसूरत और डरावना चेहरा जो देख लिया उन्होंने, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। शायद अब मेरी दोस्त मुझसे बात भी नहीं करेंगी। आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। ऋचा रोती हुई वहां से चली जाती है। सरिता को उसके लिए दुख होता है। वो भी उदास मन से मंदिर चली जाती है और मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मां, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मेरी बेटी से उसकी खुशियां मत छीनिए। मेरी बदसूरती उसके दुख का कारण बन रही है मां। इतना कहकर सरिता रोने लगती है। पुजारी जी की पत्नी शांति उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती है। सरिता उन्हें सारी बात बताती है। शांति सरिता से कहती है, रो मत सरिता, तुम्हें ऋचा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे का ये हाल क्यों और कैसे हुआ। मुझे विश्वास है कि सच जानकर ऋचा का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाएगा। वो तुम्हारे त्याग को समझ पाएगी। नहीं माँ जी, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया कि उसके पिता और दादी उसे मारना चाहते थे तो उसे बहुत दुख होगा, और मैं ये नहीं चाहती। सरिता ने कभी ऋचा को सच नहीं बताया। ऋचा उसके चेहरे के साथ साथ उससे भी नफरत करने लगी थी। हालांकि सरिता उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। धीरे धीरे ऋचा ने सरिता से बात करना तक बंद कर दिया। ना वो सरिता का हाल पूछती थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताती थी।
अब रिचा कॉलेज जाने लगी थी। सरिता को रिचा की बहुत फिक्र थी। एक दिन सरिता ने रिचा को एक लड़के के साथ उसकी बाइक पर घर आते देखा। वो लड़का सरिता को ठीक नहीं लगा। सरिता ने रिचा से कहा, रिचा, वो लड़का कौन था? अच्छा, तो आप मेरी जासूसी करती हो। मेरा दोस्त था वो। तो उसे घर के अंदर लेकर आना चाहिए था, मैं भी मिल लेती। अच्छा, ताकि आपका बदसूरत चेहरा देखने के बाद वो कभी मुझसे बात ना करे। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। आपकी वजह से पहले ही ना जाने मैं अपने कितने दोस्तों को खो चुकी हूं। लेकिन अब बस, मेरी जिंदगी में आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। बस मेरा कॉलेज पूरा हो जाए, फिर मैं जॉब कर लूंगी और फिर आपके साथ नहीं रहूंगी। रिचा गुस्से में वहां से चली जाती है। एक बार फिर उसने सरिता का दिल दुखाया था। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। ज्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और अब उसे रिचा की भी बहुत फिक्र रहने लगी थी। उसने गौर किया कि रिचा उस लड़के से बहुत ज्यादा मिलने लगी थी। एक दिन रिचा देर रात उसके साथ कहीं जाने लगी तो सरिता ने उन दोनों का पीछा किया। वो लड़का रिचा को लेकर एक सुनसान जगह पर ले गया। दरअसल वो रिचा को एक पार्टी में ले जाने के बहाने अपने साथ लाया था, लेकिन उस पार्टी के बजाय वो सुनसान जगह पर ले आया। सरिता समझ गई थी कि रिचा खतरे में है। उसने पुजारी जी को फोन करके फौरन उस जगह पर मदद करने के लिए आने को कहा और खुद छिपकर रिचा और उस लड़के पर नजर रखने लगी। रिचा भी सुनसान जगह देखकर डर गई। उसने कहा, विशाल, ये कहाँ ले आए हो मुझे? हम तो पार्टी में जाने वाले थे ना। हाँ, यही तो है पार्टी। बस फर्क इतना है कि इस पार्टी में बस हम दोनों ही शामिल होने वाले हैं। इतना कहकर विशाल रिचा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। रिचा मदद के लिए चिल्लाती है। सरिता तुरंत जाकर विशाल पर हमला कर देती है। वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुझे देखते ही तेरी नीयत समझ गई थी मैं। चला जा यहां से, वरना जान से मार दूंगी तुझे। विशाल बहुत गुस्से में था। वो सरिता को बहुत जोर से मारता है। सरिता गिर जाती है। उसका सिर पास में पड़े एक ड्रम से टकरा जाता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। वो बेहोश होने लगती है। विशाल रिचा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुजारी जी और उनकी पत्नी अपने साथ पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस विशाल को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रिचा शांति के गले लगकर रोने लगती है। वो सभी सरिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। रिचा को सरिता के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। शांति उसकी हालत समझ गई थी। उसने रिचा से कहा, रिचा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें दुख ना हो इसलिए वो तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं भी चुप रही। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। कैसा सच आंटी जी? शांति उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसे बचाने के लिए सरिता ने खुद पर तेजाब झेला और उसकी जान बचाई। सच जानकर रिचा को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है। कुछ ही देर में सरिता को होश आ जाता है। उसने जैसे ही आंखें खोली तो रिचा उसके सामने थी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो रिचा उसे सहारा देती है और रोते हुए उससे कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपको मेरी जरूरत थी मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया। अब मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी वजह से ही आपका चेहरा खराब हुआ और मैंने सरिता रिचा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। रिचा अपनी माँ के प्यार और बलिदान को समझ गई थी। वो अब सरिता का बहुत ख्याल रखने लगी और नौकरी करके खुद घर संभालने लगी। अपनी बेटी का साथ पाकर अब सरिता भी बहुत खुश रहने लगी। Please subscribe this channel.